ये एक नॉर्मल बात है कि मेरे से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो रातों को जागते हैं। मेरे से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 8-8 6-6 घंटे लगाते हैं। स्टार्ट में ही मैं चंद मैट्रिक्स शेयर करना चाहूँगा ताकि ना थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए कि अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं। उसके ऊपर बच्चों ने अभी तक 223 आवर्स लगा लिए हैं, ठीक है, क्यूमुलेटिव। कुछ तो मैट्रिक्स पे आपने सोचा होगा ना कि ये चीज़ हमने करनी है, जिस तरह एक हमारा पॉइंट सिस्टम है या इनकरेज करने के लिए बट कोइन भी है हमारे से। हाँ। पहले नंबर पे जो चीज़ है ना वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की होना। मैं ये कहता होता हूँ कि आपकी जो प्रोग्रेस सेंसर्स है ना वो काम करने चाहिए। मैं रातों को उठ के चीज़ें सोचता हूँ, जिसमें मेरा दिमाग चल रहा हो मैं उसी के पीछे पड़ा रहता हूँ, ताकि मैं ये क्या है पूरा एक्सेल आपके सारे उसके सवाल सही तरह कर लें तो फिर मैथ आपको वो टॉपिक सारे जो आए बगैर रह नहीं सकते। तो उसको तो फिर समझ आ गई बात, जिसने 700 सवाल ही रोज़ के कर लिए। दसनाइद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि किताब का कत्ल कैसे होता है। इंसान का कत्ल तो पता, जान ले लो उसकी, चुरी मार दो, गोली मार दो। स्कूल्स कुछ करके बेड़ा गर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो एग्जिस्ट करके बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ऐसा मुझे मॉडल अभी तक नज़र नहीं आया कि कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसी जगह जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ सके जो अफोर्ड नहीं कर सकता और टॉप क्वालिटी एजुकेशन पे चले। आई वॉन्ट माइंड इफ वी विल बी लेबल्ड एज शौकत खानम ऑफ एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, तो आज 12वां हफ्ता भी कंप्लीट हो गया, तो माशाल्लाह बच्चे मतलब सीख रहे हैं। तो स्टार्ट में ही मैं चंद मैट्रिक्स शेयर करना चाहूँगा ताकि ना थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए कि अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं बच्चे। तो जिस तरह हमने एक टूल ऑनबोर्ड किया था जिसके थ्रू हमने प्रैक्टिस और जो अपनी बच्चों की लर्निंग है उसको चेक करने के लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो जाए उनकी, तो उसके ऊपर बच्चों ने अभी तक 223 आवर्स लगा लिए हैं, ठीक है, क्यूमुलेटिवली। अच्छा। और तकरीबन 23,000 प्लस क्वेश्चन उन्होंने कर लिए, ठीक है। तो कितने बच्चे हैं? तकरीबन कोई 9 दिन। कितने बच्चे हैं रफली जिन्होंने अटेम्प्ट किया? जिन्होंने अटैम्प्ट किए 35 कह लें आप, या सही। 30, 33, सही है। 35, तो इतने बच्चे हैं और तकरीबन 23,000 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। मैं तो खुद हैरान था जो एनालिटिक्स में जब देख रहा था। एक और वैसे बुक में आमतौर पे एक चैप्टर में किसी क्लास के कितने क्वेश्चंस होते हैं जो आमतौर पे होमवर्क वगैरह में दिए जाते हैं? वैसे आजकल तो 50 से सारे स्कूल्स वैसे टूल्स पे चले गए, लेकिन अगर मैं एक मेजॉरिटी की बात करूं जो किताबों से सवाल कराती है। मुझे लगता है 50 से ज़्यादा तो नहीं होने चाहिए, हाँ, क्योंकि मतलब जो सब भी डाल के तो इतने ही होने चाहिए 50, तो बहुत अच्छा है। और मैं देख रहा था कि कुछ बच्चों ने हर रोज़ 5-5 घंटे, तो अगर किसी बच्चे ने हर रोज़ 5 घंटे लगाए हैं तो वो क्या करता होगा, मतलब पूरा दिन 5 घंटे अटैम्प्ट ही करता जा रहा है, 5 आवर्स और तकरीबन 700 क्वेश्चंस एवरी डे। तो उसको तो फिर समझ आ गई बात, जिसने 700 सवाल ही रोज़ के कर लिए। तो पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि what is this magic that you've created and how have you made students do this themselves? यानी we are not kind of pushing them, और हम कौन सा हैं भी ऑनलाइन, तो how have we convinced them to do this themselves? आप बताएं, मुझे तो नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं पता इसका आंसर। मुझे ये पता है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूँ। मैं एक तालिब इल्म ही होता हूँ उस क्लास में। अभी रिसेंटली भी इस वीक में मैंने एक चीज़ पढ़ाई है और वो मुझे लगा मैंने गलत बता दिया है, तो मैंने इसको सही किया उसके अंदर। ठीक, मतलब मैं एक बेसिकली होता ही है कि मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ ना तो मैं एक्चुअली एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ चीज़ें, और अगर मुझे कोई आइडिया उस वक्त आ जाए ना कि ये चीज़ ऐसे भी देखी जा सकती है, तो मैं उसको वेट नहीं करता कि मुझे शाम को जाके मैं दोबारा से देखूंगा इसको। उस मोमेंट में वो एक जैसे आमद रुमा चीज़ कहते हैं ना, एक उस मोमेंट में मुझे दिल चाहता है कि इसको एक्सप्लोर किया जाए। आई थिंक आई जस्ट मेक इट लुक लाइक एन इंटरेस्टिंग थिंग। आई थिंक एक टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप कर दे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि पहले तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि ये इसमें कई चीज़ें देखने वाली हैं। मतलब आप ये देखें कि चंद हफ्तों में आप जैसे कह रहे हो कि बच्चों ने कितना कुछ कर लिया। हमें IXL वाले सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम ट्रायल उसमें चल रहे थे, तो उसी में उनको टेंशन नहीं ना पड़ जाए कि हम कहीं सारा टूर ही ना उनका ख़त्म करके कहीं हमें नहीं ख़रीदना। तो बेसिकली लेकिन हम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ कर रहे हैं। तो अब लेकिन ये है कि वो टूल बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत से बना है, और उसके अंदर एक काम जो उन्होंने किया है वो सही तरह किया है। वो ये है कि उन्होंने हक अदा कर दिया सवालों का, ठीक है ना। इतने सवाल के कोई, हमारी एक बुक थी अरबी की पहले साल में मदरसे में, लिसानुल कुरान उसका नाम है, तो उसमें 3 जिल्दें थी उसकी। तो हमने पहली जल्दी पढ़ी थी, पहला वॉल्यूम जिसका था 1 साल में। मैंने हिम्मत करके दूसरी भी तकरीबन काफ़ी पढ़ ली थी।
और पहली जब मैंने पूरी ख़त्म की, हमारी पहली भी पूरी ख़त्म नहीं हुई थी सही तरह, लेकिन मैंने उसको तो पूरा मतलब किया एक एक एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा थी, इतनी एक्सरसाइज एक दिन की बात आते थे और फिर चलो जी मुसीबत। तो मैंने अपने टीचर हैं हमारे मुफ्ती साहब, उनसे पूछा कि मुफ्ती साहब ये कोई अगर बंदा तीनों जिल्दें कर ले तो मुफ्ती साहब ने एक जुमला बोला था कि फिर अरबी उसको आए बगैर रह नहीं सकते। तो अगर पूरा एक्सेल आपके सारे उसके सवाल सही तरह कर लें तो फिर मैथ आपको वो टॉपिक सारे जो आए बगैर रह नहीं सकते, वो वाली बात है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमें एक ऐसा टूल मिल गया, हमें ये चाहिए था, हम कैसे इतने असेसमेंट्स और इतनी प्रैक्टिस मटीरियल क्रिएट करते, पागल हो जाते हैं हम। लेकिन हमने किसी ने मशवरा दिया, उस मशवरे को देखा, और बाज़ का ज़िंदगी में ये बात भी बड़ी अहम होती है कि मशवरा देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, मशवरा लेने वाले भी होने चाहिए। तो मैं एक बात कहता हूँ कि जब मैंने RLT स्क्वायर कंपनी हमारी बनी तो मेरा उसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं था स्टार्ट करने में, उसमें एक मेरे दोस्त का मशवरा था। तो हम अक्सर जब बाद में मिलते थे, जब थोड़ी सक्सेसफुल होगी कंपनी, तो दोस्त मेरा मिलता था, मुझे कहता था कि मैंने शुरू कराई तुम्हें कंपनी। तो मैं उसे कहता था कि बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, तुम्हारा तुम ना बताते तो मैं कभी शुरू नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे बताओ तुमने कितने लोगों को ये बात बताई होगी ज़िंदगी में कि कंपनी शुरू करें। और उसने मुझे यह कहा था कि एक टेक्नोलॉजी को पकड़ो और आंखें बंद करके उसी में काम करना है, और उसके अल्फाज थे कि उसके अलावा तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन कोई आ जाए बनाने के लिए वो भी नहीं बनानी तुम्हें, जो है ना। उसने मतलब नफीस बात दोनों थे उसमें, ठीक है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह नफीस बात दोनों थे। उसने कहा ये करना है और ये नहीं करना, वो आएगा तुम्हारे सामने कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट, मतलब .NET का प्रोजेक्ट आ गया है, उसका नहीं करना। मैंने एक्चुअली छोड़े प्रोजेक्ट्स, नहीं करना। उसने कहा था ये करना, ये स्ट्रेटजी है कि एक ही नीश में काम करना। तो आप पैरेलली वो बिज़नेस को छोड़ते हो तो अजीब सा लगता है। तो मैंने उसे कहा कि मुझे कितना अच्छा तुम्हारा मशवरा समझ में आया कि मैंने उसको किस तरीके से पूरा करके दिखाया, उसको करी कर उसका फ़ायदा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मशवरा लेना वाले भी होने चाहिए, खाली मशवरा देने वाले तो बहुत है, लेकिन लेने वाले कुछ की तारीफ़ ही कोई नहीं है कि जिसने मशवरे अमल किया। सारी तारीफ उस पर होती है कि ना आप तो कितनों को पढ़ाते हैं, कितनों को बताते हैं, कोई सुनता ही नहीं आपकी। तो हमें किसी ने कह दिया कि एक सेक्टर एक्सप्लोर कर ले, हमने एक्सप्लोर किया, हमें इतना अच्छा लगा कि हमने कहा चलो जी इसके पीछे पड़ जाते हैं। एक तो ये इसमें एक बात है। दूसरी बात ये है कि मैं खुद भी समझना चाह रहा हूँ कि अगर कि ये क्यों हो रहा है। लाइक अब ये हमारा 6-7वां महीना है ओवरऑल, अप्रैल से मैं शुरू हुआ हूँ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना या क्लासेस में जाना और पढ़ाने की जैसे उसमें। और ये एक नॉर्मल बात है कि मेरे से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो रातों को जागते हैं, मेरे से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 8-8 6-6 घंटे लगाते हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन इट इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग। ठीक है, कि ऐसा क्या होता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि कमाल बच्चों का है, बच्चे प्यासे होते हैं, बच्चे डायरेक्शन ढूंढ रहे होते हैं। सोचें कि वो कितने क्लूलेस होते हैं जब उनमें इतना पोटेंशियल हो कि वो 7-8 घंटे काम कर सकते हैं और फिर भी वो नहीं करते, क्योंकि उनके उनके सामने वो मंजिल, हम उन्हें सिर्फ असाइन करते हैं काम। हम पे तो कोई इल्ज़ाम लग ही नहीं सकता कि मारते हैं, सख्ती करते हैं, कि ऑनलाइन कैसे मारेंगे हम। तो इतना वॉलेटाइल किस्म का एक ये हमारा इनिशिएटिव है कि कोई पता ही कोई नहीं, हवा चलती किधर पता लगे नेट बंद कर दे तो हम बंद हो जाएंगे। ठीक है तो हम तो एक हवा में जैसे, हमारे एक उस्ताद है मदरसे के, वो मुझे कहते हैं कि मुझे इंतज़ार है कि जब आपका स्कूल ज़मीन पे उतरेगा। ठीक है, अभी ये हवा में खला में कहीं है। तो मैंने कहा सर मैं तो आप मुझे उस्ताद जी ये कह रहे हैं कि इसको ज़मीन पे उतारना, मैं तो उसको खला से ऊपर मरीख पे लेके जाना चाहता हूँ, नीचे नहीं लेके आना मैंने इसको। तो वो ये है कि लोगों को मेरे ख्याल से उनको डायरेक्शन दें आप, और उनको आप बताएंगे ये करना है, और हमने थोड़ा कंपैरेटिव उसमें किया हुआ है, लोग करते हैं। ये जिस तरह आपने इनिशिएटिव रन किया है तो इस तरह काफ़ी और लोग भी करते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ये वीडियो देख रहा है और इससे इंस्पिरेशन हासिल करना चाहता है, मुझे याद है एक दफ़ा मैं डुओलिंगो का जो फाउंडर है ना उसकी वीडियो देख रहा था, टेडेक्स टॉक थी एक, तो मुझे ना एग्जैक्टली काफ़ी बातें ना उससे सीखने को मिली कि यार अगर गेमिफाई कर दें, जिस तरह स्नैपचैट के अंदर स्ट्रीक होती है, अगर आप स्ट्रीक डाल दें या कोई इस तरह की ना 4-5 बातें, तो वो जिस तरह अगर हम अप्लाई करें तो हमें भी फ़ायदा होगा अपने अंदर, अपने इनिशिएटिव के अंदर। हम काफ़ी कर भी रहे हैं ऑब्वियसली। तो कुछ तो मैट्रिक्स पे आपने सोचा होगा ना कि ये चीज़ हमने करनी है, जिस तरह एक हमारा पॉइंट सिस्टम है या इनकरेज करने के लिए बट कोइन भी है हमारे से। हाँ तो इस तरह के जो चीज़ें हैं ना, अगर आप कुछ को लिस्ट करना चाहें ताकि कोई और शख्स जो इस तरह का एजुकेशन का काम कर रहा है उससे यार सीख पाए। मैं देखो ये जो जितनी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले नंबर पे जो चीज़ है ना वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की होना।
मैं ये कहता होता हूँ कि आपके जो प्रोग्रेस सेंसर्स हैं ना वो काम करने चाहिए। ये जब हमारे अपने अंदर एक वो चीज़ नहीं होती और हम दूसरों की नज़र से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं ना, तो वो हम उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। ख़ास फलाने बंदे ने कहा कि उसने गेमिफाई किया था तो उससे जो है ना हम भी गेमिफाई कर रहे हैं। पता नहीं वो गेमिफिकेशन के और बड़े एस्पेक्ट्स होते हैं, किसके लिए क्या गेम बनाई गई थी, वो कैसे, खाली गेमिफाई करना तो मैं कुछ भी कर दूंगा उसको, हाँ मैं गेमिफाई कर दूँगा, वो नहीं चलेगा। मैं ये बात सिंपल सी कर रहा हूँ कि बच्चे को हम सिर्फ ये कहते हैं कि उन्हें एक जैसे कहते हैं ना माइलस्टोन आप उनका सेट करें, compete करना। ये मेरे ख्याल से एक चीज़ होती है कि जो बच्चे को प्रोग्रेस नज़र आनी चाहिए, उन्हें अचीवमेंट नज़र आनी चाहिए कि हम यहाँ थे अब हम यहाँ पहुँच गए। ये एक बेसिक सी चीज़ आप क्रिएट कर दें। दूसरा ये है कि आप रश क्रिएट करें थोड़ा, मतलब हम लोग को कोई जल्दी नहीं है। मेरा ख्याल था आप ये पूछेंगे कि बाकी लोग जो कर रहे हैं वो इतना क्यों नहीं कराते, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। मैं एक साहब से एक दफ़ा मैंने उनको बताया कि मैं अपनी बेटी को ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंशाल्लाह ताला इस साल ये पढ़ा दूंगा और अगले साल इतना पढ़ा दूंगा। तो उन्होंने कहा इतना ना पढ़ाएं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा फिर अगले साल में वो क्या पढ़ेगी, फिर वो बोर होगी। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, जैसे कि इतना सा नॉलेज है उसको बांट के हमने तकसीम किया हुआ है, मतलब इतना नॉलेज है यार वो तो एंड ही नहीं होगा कभी। तो रश कोई नहीं है किसी को सिखाने का। तो ये सारे सवाल मेरा ख्याल है आम बंदे का इंप्रेशन IXL को देख के ये होगा कि ये नहीं हो सकता ख़त्म, इतना ज़्यादा कौन, क्या ज़रूरत पड़ी है। कभी भी नहीं करा सकते, स्कूल में तो कभी भी नहीं करा सकते, क्योंकि मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था कि स्कूल के अंदर 8 घंटे बच्चा अगर रहता है या 7 घंटे, वो 7 घंटे नहीं है, वो 7 घंटे 8 सब्जेक्ट्स हैं। फिर वो जो 8 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट को पोर्शन मिलता है, उस पोर्शन के अंदर 3 तरह की एक्टिविटीज़ हैं। उसमें होमवर्क चेक भी करना है, होमवर्क असाइन भी करना है, बच्चों को बिठाना भी है। फिर एक डिलीवरी होगी 20 मिनट की, 20 से 25 मिनट की, और उसके बाद उसको होमवर्क भी देना है। उस होमवर्क में बच्चे के पास जो अटेंशन स्पैन है फोकस करने का वो बहुत कम है, क्योंकि उसको पता है यार मैंने ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, यार ख़त्म करूँ, उस पर जाऊँ, उस पर जाऊँ, उस पर जाऊँ, फिर मैंने खेलना भी है, फिर मैंने कारी साहब से भी पढ़ना है। वो कहीं भी वो तवा गर्म ही नहीं हो रहा, ठीक है, और वो बेसिकली कोई भी चीज़ नहीं पकनी है उसके ऊपर। तो हम लोगों का एक फोकस है, मैथ पढ़ा रहे हैं और लर्निंग करा रहे हैं, और हमारी क्लास में हमें जितना मिला है 2.5 घंटे की हमें अटेंशन मिलती है, बच्चे आ जाते हैं, हम उस 2.5 से 3 घंटे के अंदर उन्हें एक्साइट करते हैं इतना कि अगली 2.5 घंटे तक वो जो बीच में टाइम है उसमें वो कुछ ना कुछ करें। और मैं ये समझता हूँ कि हम उनको इतना मीनिंगफुल एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं कि शायद उनका दिल करता है वो करने का। उन्हें बाकी जगहों पे वैल्यू नज़र नहीं आती, बाकी कामों में, हमारे काम में वैल्यू नज़र आती है। लेट्स कीप इट सिंपल, कोई मैजिक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमने चूँकि पॉइंट्स रखे हुए हैं इसलिए वो ये सब कर रहे हैं, ये गलत डायरेक्शन में जानी होगी। भाई सीधी बात है, डू द बेसिक्स राइट। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हम सिर्फ ये है कि हम खुद इंजॉय करते हैं, और बाज़ लोग इसको नीयत का भाग भी कह सकते हैं, बाज़ लोग हर तरह की चीज़ें इसमें ट्रू होंगी, बिकॉज यू आर जस्ट डूइंग इट विद एन ऑनेस्ट इंटेंशन एंड विद अ लॉट ऑफ पर्सनल पैशन, ठीक है। मैं रातों को उठ के चीज़ें सोचता हूँ, जो जिसमें मेरा दिमाग चल रहा हो मैं उसी के पीछे पड़ा रहता हूँ, ताकि मैं ये क्या है। तो अगर टीचर ऐसे होगा तो कोई भी टीचर ऐसा होगा वो यही करेगा। हमारे फास्ट में एक टीचर थे, वो उनसे हमें बहुत लगाव था, जिन टीचर्स के साथ भी लगाव हुआ आज तक, उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक नज़र आएगी कि दे लव देयर सब्जेक्ट एंड दे टॉट विद पैशन। आपको याद है डॉक्टर फ़खर लोधी साहब ने भी कहा था कि टीचर तो होना ही उसको चाहिए जो पैशनेट हो सब्जेक्ट के बारे में। तो मसला है कि आपके पास पैशनेट टीचर्स नहीं है, तो आप अब शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, ये कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, वो गलत ही निकल रहा है नतीजा। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। तो पिछला जो पूरा हफ्ता गुजरा उसके अंदर क्या पढ़ाया गया है बच्चों को, उसके बारे में अगर बात करें। मैंने दुआ की थी, अल्लाह ने कबूल कर ली। फ्रैक्शंस हमने शुरू किए थे, तो हमने कहा फ्रैक्शंस अल्लाह करे पूरी हो जाए। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो इतनी अच्छी पढ़ाई गई है मेरे इल्म के मुताबिक या सोच के मुताबिक कि वो एक ज़बरदस्त एक मॉड्यूल सा बन गया है, और उसके अंदर हमें पता है एग्जैक्टली हमने कैसे लेके चलना है। तो मैं स्टार्ट ऐसे लेता हूँ कि जो मैथमेटिक्स है वो एक सिंपल से सवाल का जवाब है कि हाउ मच इज़ समथिंग, ठीक है, इन डिफरेंट मेजर्स, ठीक है, लेंथ है, टाइम है, ड्यूरेशन है, व्हाटएवर, उन सब में एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट वांट टू नो, यू हैव टू क्वांटिफाई सर्टेन थिंग्स, ठीक है, कि ये चीज़ कितनी है, और कितनी का आंसर आमतौर पे एक नंबर ही होगा, एक मतलब अदद होगा, अदद की फिर जितनी शेप्स हैं, मतलब फ्रैक्शन भी है उसमें, सारी चीज़ें, लेकिन एक आंसर निकलेगा। तो हम लोग इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स की लर्निंग को कि आप पहली स्किल जो आपने सीखनी है एज मैथमेटिशियन या मैथमेटिक्स में वो है काउंट करना आना चाहिए।
काउंटिंग को हम एनालाइज करते हैं और उसमें हम कहते हैं कि काउंटिंग में जो नॉर्मल काउंटिंग है उसमें 4 चीज़ें जो है ना वो मैटर करती हैं, जो कि उसकी इक्वेशन का पार्ट है। सबसे पहले आप यूनिट काइंड ऑफ उसका डिसाइड करते हैं और फिर आप उसकी एक डिनोमिनेशन या एक ग्रुपिंग डिसाइड करते हैं जिसमें आपने काउंट करना है, क्योंकि ग्रुप्स में काउंट करना रिलेटिवली ईजी है। एक एक करके काउंट करेंगे तो पता नहीं कि 1 बिलियन काउंट करना हो तो सीधा सीधा बिलियन ही एक काउंट कर लें, ठीक है, तो फिर बाद में जहन में उसको बिलियन यूनिट कर लें, ठीक है। तो प्लेस वैल्यूज़ पूरी यही है कि उसके कॉन्सेप्ट यही है कि ग्रुपिंग में काउंट करवा लो तो इंसान जल्दी कर लेता है। और उसके बाद एक्चुअल काउंट इज़ हाउ मेनी टाइम्स यू एक्चुअली identified that denomination या that particular grouping. और उसके बाद when you multiply it together, you repeatedly add that much in each count, तो आप you get the total. अच्छा, मेरे उसमें ये था कि जब मैंने फ्रैक्शंस को मैं देख रहा था तो मुझे समझ में ये आया कि उसमें 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस होती हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो मैंने जब उसको गौर किया तो मुझे समझ लगा कि ये डिनोमिनेटर जो है ना, ये कोई काम कर रहा है जो जिसकी वजह से इसका नाम डिनोमिनेटर है। जैसे ट्रांसलेटर जो होता है वो ट्रांसलेशन करता है और इलस्ट्रेटर जो होता है वो इलस्ट्रेशंस बनाता है। तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेशंस बनानी चाहिए, ठीक है। और फिर मुझे लगा कि डिनोमिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि ग्रुप है और उस ग्रुप को मैं काउंट करता हूँ। और काउंट का फिर दूसरा वर्ड होता है न्यूमरेटर। वो न्यूमरेट करना वो लैटिन ज़ुबान का लफ्ज़ है और वो काउंट टू काउंट बेसिकली। तो जब आप वो वर्ड वो फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं तो आप न्यूमरेशन कर रहे हैं या न्यूमरेटर उसको न्यूमरेशन करवा रहा है, ठीक है। सो डिनोमिनेटर डिनोमिनेशन दे रहा है और न्यूमरेटर न्यूमरेशन करवा रहा है। तो एक आपको काउंट चाहिए और वो तो जो पहली काउंटिंग थी, जो नॉर्मल काउंटिंग है, उसके अंदर डिनोमिनेशन और न्यूमरेशन आपके पास मौजूद है। आपने इतनी दफ़ा इसको करना है या उसको जिस तरह भी वर्ड्स को ऊपर नीचे कर लें। न्यूमरेटर मौजूद है और डिनोमिनेशन मौजूद है और उसको आपने न्यूमरेट करवाना है डिनोमिनेशन को, इतनी दफ़ा तो टोटल मिल जाएगा आपको। और फ्रैक्शंस के अंदर हमने कहा कि जब आपने आपके पास जो ओरिजिनल डिनोमिनेशन है वो बड़ी है, वो 1 भी हो सकती है डिनोमिनेशन और वो 10, 15, 20, 50 कुछ भी हो सकता है, और उससे जो आपने काउंट करना है वो उससे छोटा है, तो वो एक दफ़ा भी काउंट नहीं होगा। तो जब एक दफ़ा भी काउंट नहीं होगा तो अब आपको काउंटिंग का तरीका तो एक्यूमुलेट करना है, तो आपको छोटी डिनोमिनेशन चाहिए। छोटी डिनोमिनेशन के लिए आप क्या करते हो कि उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो और डिवाइड करने का फिर अलग हम बात करते हैं। और उसके बाद डिनोमिनेटर एक इंट्रोड्यूस कराते हैं जो उसको छोटा करता है। तो हमने कहा कि अब डिनोमिनेटर आ गया है और ये ओरिजिनल डिनोमिनेशन जो थी इसको हम नाम चेंज करके होल रख देते हैं, बिकॉज़ ये एक वो पूरा है जिसके अंदर अब कोई चीज़ टुकड़ा आगे निकलेगा, तो इसका नाम हम होल कर देते हैं। और अब जो वो काउंटिंग में डिनोमिनेशन चाहिए थी वो एज अ रिजल्ट ऑफ डिनोमिनेटर वर्किंग ऑन द होल विल रिजल्ट टू दैट। एंड आई क्लैरिफाई टू देम कि ये चीज़ इसमें छुपी हुई है, ये नज़र नहीं आ रही लेकिन आपको नज़र आनी चाहिए। अब मैं दिखा रहा हूँ कि जब ये ऑपरेशन चल जाएगा तो एक रिज़ल्ट जो होगा इसका वो डिनोमिनेशन है अब। और फिर वही अंधेरी रात के डिनोमिनेशन से आपने काउंट करके न्यूमरेट करना है उसको, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से हमने उसका एक फ़िलासफ़ी सी या जो भी रियलिटी उसकी हमने बता दी। उसके बाद उसमें होता ये है कि अब थोड़े अरसे के बाद मैंने कहा कि यूनिट को हमने साइड पे कर दिया। हमने कहा यार इसको जब कभी प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तब इसको जो है ना हम लेके आएंगे। उसमें मैंने एग्जांपल दी कि एक बॉलर है वो नेट प्रैक्टिस कर रहा है, जब करता है तो उसको बैट्समैन की ज़रूरत नहीं होती, वो एक विकेट लगा के बॉलिंग कराए, क्योंकि बॉलर तो उसने वही फेंकनी है, बैट्समैन खड़ा होना उससे विकेट को बॉल मारनी है। तो ये तो नहीं होता कि बैट्समैन खड़ा होगा तो विकेट पे बॉल मारनी है, उसने तो वही फेंकनी है। तो यूनिट को साइड पे करो, 5 × 3 = 15 हर दफ़ा, ठीक है, चाहे अंडे गिन रहे हो चाहे गाड़ियाँ गिन रहे हो। तो यूनिट्स को हमने आहिस्ता आहिस्ता गायब कर दिया पूरी डिस्कशन से, लेकिन उनको बताया कि यूनिट होता है क्योंकि उसके बगैर मीनिंग नहीं बनेगा काउंट का। तो यूनिट को भी हम थोड़ी देर के लिए सुला दिया हमने उसको। राइट साइड जो थी इक्वल टू दिस जो आंसर होता है उसको हमने कहा यार देखो ये भी इस बॉडी में मौजूद तो है मल्टीप्लिकेशन में, 5 × 3 15 नज़र आ रहा है ना, आ जाएगा। तो वो अलग से इक्वल टू 15 हर दफ़ा याद कराना लिखना, सिंप्लीफाई करो, इसको भी निकाल दो। सो नॉर्मल काउंटिंग में 2 चीज़ें रह गई, 5 × 3 6 × 3 whatever, 5 × 7। और फ्रैक्शन में 3 चीज़ें होंगी, होल, डिनोमिनेशन और न्यूमरेटर, क्योंकि होल ने पहले टूटना है, एक नई डिनोमिनेशन निकालनी है और उसने फिर आगे से काउंट करना है, न्यूमरेट करना। बिल्कुल, ये एक बेसिकली इस तरह स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोग्रेस किया। अब यहाँ पे पहुँच के मुझे ये नज़र आया कि ये जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है ना, ये इधर आ गई है ना, तो ये अब इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी और अब तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे होनी शुरू हो जाती हैं। 4 × 5 लिखा हुआ है, वो 5 × 4 भी लिख सकते हैं, या 4 × 5 × 3 है तो उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लग सकती है। माइनस साइन है तो उसका क्या होगा, उसका क्या होगा।
तो ये चीज़ मैं पहले पढ़ा चुका था, लेकिन मैंने उनको एक तरह से रिफ्रेशर यहाँ पे दोबारा से देना शुरू कर दिया। तो हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, वो गरीब हमने एक्सप्रेशंस बनाए ताकि उनका डर उतर जाए कि यार ये मुझे पता है मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं बीच में 3 1 लिख दिए, मल्टीप्लाई करके 1 पता नहीं क्या छोटे सा एक्सप्रेशन को इतना बड़ा बड़ा कर दिया, फिर छोटा कराया, फिर बड़ा कराया, फिर उनको इसको उस तरह बना के दिखाओ। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस, हमारा टाइम बहुत लगा इस पर, लेकिन अभी भी मतलब 80% देयर, लेकिन अभी भी बच्चे कुछ थोड़ा घबरा जाते हैं, यार ये क्या ओपन की शक्ल। तो वो अब सेकंड हमारी फेज़ वो भी गुजर गया, और लास्ट हम पहुँचे हैं। तो हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे उनको लेके आ गए थे इस वीक में, और उसमें ये था कि वर्ड प्रॉब्लम्स को करने का तरीका ये है कि उसमें मैं आपको बता रहा था कि एकदम से हम सिखाते हैं, मैंने काउंटिंग के तौर पे सिखाया फ्रैक्शन के, यार अब काउंट ही कर रहे हो, ठीक है। सडनली मैं कहता हूँ एक बंदे के पास 100 रुपया था, उसने 3/5 किसी और भाई को दे दिया, तो कितने पैसे दिए? उनको ये समझ ही नहीं आती एकदम कि ये क्या हुआ। अगर मैं यही सवाल इस तरह पूछूं कि आपके पास 100 रुपया है, आप उसको 5 बराबर टुकड़ों में डिवाइड करें ताकि एक टुकड़ा आपका छोटा सा 100 का कोई टुकड़ा निकल आए। अब उस टुकड़े के 3 टुकड़े आपने उठा के अपने भाई को दे दिए, तो कितना आंसर आएगा? तो वो फ़ौरन कहेगा 100 के 5 टुकड़े करो, 5 20, और 20 को 3 से करो 60, तो वो कहेगा 60 दे दिए। लेकिन जब आप कहते हो 3/5, तो ये लैंग्वेज उसके लिए अजनबी है। तो एक एक स्टेप करके ना आप जो अस्यूम करते हो ना, यार ये तो समझ आ ही जाएगी, वो गैप्स जो मैथमेटिक्स में होते हैं ना, जो कि टीचर समझता ही है कि यार मुझे मसला नहीं है तो इसको भी नहीं आएगा, वो गैप्स जो आइडेंटिफाई करेगा और वो जो फिल कर देगा, तो सीक्वेंशियल पाथ बना दे बिल्कुल एक। यानी ऐसी बात है कि पानी खड़ा हुआ है और आपने ईंटें रख के जाना है, तो आपका कदम जो है ना माशाल्लाह 3 फुट का है, तो आप कहते हैं यार 4 ईंटें रख के पहुँच जाएंगे, तो 4 ईंटें रखिए आपने, आप चल गए। अब बच्चे से कह रहे बच्चा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो बच्चा अब जा रहा, पहला ही पैर उसका तो 1 फुट का पैर है, तो वो तो उस जगह पैर रख नहीं सकता, तो वो सीधा पानी में धड़ल देता है। अब आप उसको क्या कहेंगे कि तुम क्या गलती कर रहे हो? उसको आप जितना मर्जी कहें, मसला ये कि आप ये नहीं देख रहे कि वो ये कदम नहीं उठा सकता। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपके लिए 4 ईंटें काफ़ी हैं, बट उसके लिए 12 ईंटें चाहिए। 12 ईंटें रख दो, भी चल पड़ेगा। थोड़े बाद जब उसको आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाएगा, तो फिर एक एक ईंट उठा दें उसकी, तो वो फिर उस पर आ जाएगा। हो सकता है आपसे ज़्यादा जंपे लगा लें। तो ये चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा एक मॉड्यूल है जो बन रहा है कि काउंटिंग, उसके बाद फ्रैक्शंस, उसके साथ ही एक यूनिफाइड तरीके से, और उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रोल, और उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ उसकी कितनी शक्लें बनती हैं, और आखिरकार उसको लेकर वर्ड प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करना हर तरह के। दैट्स इट। लाइक ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है, एंड दिस इज़ व्हाट आई कॉल एक्सेलरेटेड लर्निंग। ठीक है ना? तो ये आपको कितने घंटे चाहिए ये सब कराने के लिए? सर इसमें जब आप 3/5 वाली बात कर रहे थे ना, तो मेरे जहन में ना एक बात ये आ रही थी कि जो मसला बच्चों के जहन में आता होगा वो ये होगा कि उनको लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, बिल्कुल बिल्कुल, यानी मैथमेटिकल लैंग्वेज को अपने वो ट्रांसलेट नहीं कर ऐसा पा ही रहे। होता। तो यानी बस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैं ये कहता होता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने 7-8 चीज़ें लिस्ट की थी। फॉर एग्जांपल एक बेसिक सी बात यह है कि उसको फोकस नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। आपको शोर मचा हो, कहीं बैठे हो, यकसुई चाहिए, नहीं हो रही, तो आपको क्या मैथ नहीं आता? मैथ तो आता है, लेकिन आपको फोकस नहीं हो रहा, नॉइज़ में आप काम नहीं कर पा रहे। और बाज़ दफ़ा फोकस नॉइज़ की वजह से ख़राब नहीं होता, वो सिंपल आपके दिमाग में नॉइज़ होती है जिसकी वजह से ख़राब होता है। मोटिवेशन, आपका दिल नहीं कर रहा वो करने का। ये तो नहीं कि आप नहीं कर सकते, मैं जिम क्या नहीं जा सकता, मेरे पास गाड़ी भी है, पैसे भी है, मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ, मुझे मोटिवेशन नहीं है इस तरह कि मेरे अंदर वो विल नहीं है। नंबर 3 जो है ना, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे जो है ना वो उस डोमेन का नहीं पता, जिस डोमेन का मसला बता रहे हैं मुझे वो लफ्ज़ ही समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसको, एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, अब मुझे ना बाइट का पता है ना बिट्स का पता है, एक में 8 होती हैं, या 10 बाइट्स में कितनी बिट्स होंगी, अब मुझे ये नहीं पता बाइट क्या होती है, और एक बाइट में 8 होते हैं। अगर ये हो जाए तो मुझे क्या मसला है, 10 10 मल्टीप्लाई बाई 8 80 बिट्स होंगी। तो अब घबराने लाएगा आदमी, और इसको ये नहीं पता बाइट में बिट कितनी होती है, 10 बाइट कितनी, इसको मैथ नहीं आता, मैथ का आता है भाई, उसको अभी आप पूछेंगे 10 रुपये तुम्हें एक बंदे ने दिए और 8 बंदे ने तुम्हें 10-10 रुपये दिए, कितने पैसे होंगे? वो फटाफट गिन के 80 रुपये होंगे। फिर उसके बाद ये मसला होता है कि आपको जोड़ तोड़ नहीं करनी आती। मतलब जोड़ तोड़ करने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपको एक दफ़ा बता दी गई है ना, वो वाली चीज़ अप्लाई होगी यहाँ पे, वो सर्चिंग करके पिछले नॉलेज को यहाँ लाकर उसको जोड़ के यहाँ अप्लाई करके डायग्नोस के भी ये चीज़ यहाँ पे उस चीज़ का मसला है, वो मैपिंग आपकी वीक होती है। फिर उसके बाद एक चीज़ ये होती है कि आपको क्रिएटिव भी होना पड़ता है। क्रिएटिव ये होता है कि 4 चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं, यार किस चीज़ से मुझे ज़्यादा करीब जाऊँगा मैं इसको कहता हूँ प्रोग्रेस सेंसर, कि आपके अंदर होना चाहिए कि यार ये करूँ तो ज़्यादा अच्छी डायरेक्शन लग रही है, क्योंकि जिस सड़कें हैं वो जिस सड़क पे चलेंगे तो आगे गलत हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आती हैं। मैथमेटिक्स इन सारी चीज़ों से हट के एक टूल आपने सिखा दिया उसको, लेकिन अप्लाई करना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। सही है ना? तो बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल ये बात है कि उसकी अलग ट्रेनिंग है और उसके लिए हमें डायग्नोस करना आना चाहिए कि बच्चा कहाँ फंस रहा है, क्यों। मैं इसमें एक बात सिंपल सी कहता हूँ कि जब आप सोल्यूशन बताते हैं तो बच्चे को क्यों समझ में आ जाता है। आप ये देखें कि वो जो सोल्यूशन आपने बताया ना, उसने किन किन गैप्स को फिल किया है, किन किन चीज़ों को रोशनी ली। आपके दिमाग में सोल्यूशन है जी बता दिए, नहीं, तुमने कई चीज़ें ऐसी कर दी अब उसको जो तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ये करे। इम्प्लीकेशंस तुमने सारी फिल कर दी। जब आप कहते हैं 100 रुपया था उसके पास तो 3/5 उससे किसको दिए, तो बाकी कितने बच गए। जब आप सोल्यूशन बताते हो तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं देखो उसके पास 100 रुपया था, कहते हैं हाँ, उसने 5 पे डिवाइड किया, 5 हिस्से कर लिए, कहता हाँ, कहते हैं 3 उसको दे दिए, कहते हैं हाँ, 60 चले गए, हाँ, तो पहले कितने थे 100, अब 60 माइनस करो, कहता है अब 40 रह गए। तो यही तो तुमसे पूछ रहे थे, तुम्हें पता नहीं चल रहा। और वो भी शर्मिंदा होता है, यार ये तो बड़ा बेसिक था। लेकिन आप ये नहीं पूछ रहे थे, आप कह रहे थे 100 रुपये है, 3/5 दे दिया है, तो भाई कितने बचे। अब उसको ये नहीं समझ लग रही कि ये क्या, मुझे क्या पता कितने बचे। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो गैप्स फिल करना जो है ना, इस एवरीथिंग। अच्छा, इसके साथ साथ ना अभी जो आप बात कर रहे थे तो पूरे फ्रैक्शंस को, काउंटिंग को भी जोड़ दिया, साथ एडिशन को भी, वो सारी चीज़ों को। तो क्या ये बेहतर अप्रोच है या ये बेहतर अप्रोच है कि एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा लें। फॉर एग्जांपल फ्रैक्शंस दिमाग के इस हिस्से में, ठीक है, और एडिशन इस हिस्से में, और डेसिमल्स इधर, परसेंटेज इधर, ताकि पूरी बात उनको समझ तो आ ही जाएगी ना अच्छे से। वो मतलब मैं तो मुझे खुले घर पसंद है, खुली फ़िज़ाएँ पसंद है। हमने जब ये घर भी बनाया था तो हमारी एक इंस्ट्रक्शन ये थी कि हमें डब्बे डब्बे कमरे नहीं चाहिए। बाज़ लोगों को 10 बेडरूम बड़े अच्छे लगते हैं एक घर में, एक कनाल के। हमें तो 4 बेडरूम है पूरे घर में, बाकी खुली खुली जगह हैं, डबल हाइट भी है, सारा कुछ है। तो इसमें ये होता है कि अगर आप, मैंने एक दफ़ा क्लास में भी ये बात की थी कि जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इस तरह की टर्म्स मैंने काउंटिंग में यूज़ की तो बच्चों ने कहा कि ये तो फ्रैक्शंस के अंदर होता है। तो मैंने फिर एक दिमाग बनाया उनके सामने और उस दिमाग में मैंने 2 टुकड़े कर दिए। एक जगह फ्रैक्शन लिख दिया, एक जगह मैंने क्या कर दिया, नॉर्मल काउंटिंग जो है, काउंटिंग। और वहाँ मैंने डिनोमिनेटर लिखा और मैंने उसको इस तरफ लाने की कोशिश की एरो से। तो जब वो लाने लगे तो वो दीवार थी, तो उसने कहा नहीं नहीं इधर नहीं आना, उधर ही रहो। तो मैंने वहाँ पे एक परिंदा बनाया और मैंने कहा ये आपकी सोच का परिंदा है, अब इसको अगर आपने उड़ाना है ना तो ये अब इसी जगह पे उड़ सकता है क्योंकि आपने ये बाउंड्री बनाई हुई है। अगर आप ये बाउंड्री तोड़ दें तो वो परिंदा इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। तो आप अगर सोच के अंदर अपनी इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट कर देंगे ना, कंपार्टमेंटलाइज साइलोज में कॉन्सेप्ट रखेंगे, हर एक चीज़ डिस्कनेक्टेड रहेगी, तो आपको कितना वज़न उठाना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपके मतलब एक कमर के ऊपर आप 40 किलो की बोरी भी उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि कमर के ऊपर मैंने जो चीज़ रखी है ना वो तो बस कमर बुक हो गई अब, तो आपके जिस्म में वज़न उठाने की जो एक जगह थी बहुत बड़ी, वो आपने एडोकेट कर दी 2 किलो को। अब बाकी आप जो है ना कोनी के साथ बांध रहे हैं, किसी और के साथ तो मुसीबत डाली हुई अपनी ज़िंदगी में, सारा कुछ उसमें डाल दें तो उठा लेंगे आप, ज़्यादा वज़न उठा लेंगे। सो मेरा पॉइंट ये है कि यूनिफिकेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफिकेशन बबल्स ख़त्म करती है। आपने कभी पैकिंग की हो अगर ट्रैवल करने के लिए, तो एक ही वक्त में एक बंदा पैक करता है, कहता कुछ नहीं और आ सकता, दूसरा कहता है इसी डब्बे इसी सूटकेस में मैं तुम्हें फिट करके देता हूँ चीज़ें, और इतना कुछ वज़न जब तक ज़्यादा ना हो। मिसाल के तौर पे आप जूते ख़रीदते हैं तो डब्बे समेत आपने रखे हुए हैं जूते, अब वो सारी जगह ले रहे हैं, जूता ख़रीदा हुआ है लेकिन डब्बा है। इसी तरह से गैप्स होते हैं। बाद आपने वाइटामिन की बॉटल देखने में कोई जगह नहीं है, तो साइड पे घुसेड़ दो, इधर जराबें हैं वो उधर घुसेड़ दी, जगह है ना, गैप्स फिल करो, वरना वो गैप्स रखोगे तो बात नहीं बनेगी। तो आई थिंक कंडेंस करके चीज़ों को रखना इज़ मच ईजियर। हमारे टीचर थे फास्ट में, वो इतनी ज़बरदस्त मुझे बात लगती थी उनकी, उन्होंने कहा था कि मैं ना सवाल तो सोल्यूशन तो दूर की बात है, मैं फार्मूले भी सिर्फ वो याद रखता हूँ मिनिमम जिससे मैं दूसरे फार्मूलाज रियल टाइम पे बना लूँ। ही डज नॉट बर्डन हिज माइंड विद एनी अदर थिंग, जस्ट द बेसिक्स एंड ही रिक्रिएट्स। मेरी एक वही तो मैं बता चुका हूँ कि मेरा कोर्स था कॉम्बिनेट्रिक्स का, सैरी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जो फास्टियंस उन्हें पता होगा, अल्लाह उन्हें सेहत दे और अल्लाह ज़िंदगी दे उनको। वो वाकई वो तजर्बा करवाया उन्होंने, जैसे पहले उनका मास्टर्स का कोर्स था और उस सेमेस्टर में अनाउंसमेंट हुई कि जी अंडर ग्रेड वाले भी मास्टर्स का कोर्स ले सकते हैं। तो हम 4 बच्चे थे हमारे बैच में जिनको ज़रा शौक़ था मैथ पढ़ने का,
तो वो 4, मैं तो सबसे नालायक था उनमें से लेकिन बाकी बड़े लाइक बच्चे थे। तो हम उसमें जो है ना एनरोल हो गए, मास्टर्स वाले लोग भी और हम भी 4। वो 3 घंटे की एक क्लास होती थी हफ्ते में, जुम्मे को 6 से 9। पहले 4 क्लासेस यानी पूरा महीना, एक सेमेस्टर का पूरा 1 महीना उन्होंने एक सवाल, वो भी अंडरग्रेड की किताब का, क्लास के सामने रखा कि इसको हमने सॉल्व करना है, ताकि हमें सवाल को हल करने की आदत और उसकी जर्नी समझ में आ जाए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आपको ये ना आया तो आप 500 सवाल भी कर लें, अगले सवाल पे फंस जाओगे। हर नया सवाल एक नया मसला लेके आएगा, हर नया सवाल एक नया मसला। तो आपको आदत डालनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा, जब खुद हम लोग देखते थे कि स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैंने ये सॉल्व किया हुआ सवाल, लेकिन बहुत साल पहले, और मैंने वो सोल्यूशन फाड़ के फेंक दिया था। अब मुझे खुद भी भूला हुआ है। और फिर दोबारा से उस बंदे ने, और असनाइद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि किताब का कत्ल कैसे होता है। इंसान का कत्ल तो मतलब जान ले लो, उसकी चुरी मार दो, गोली मार दो। किताब का कत्ल होता है उसका सोल्यूशन छाप के। द मोमेंट यू हैव पब्लिश द सोल्यूशन, आपने कत्ल कर दिया था, क्योंकि जो उसने काम करना था वो आपका उसका वो रोल नहीं प्ले कर सकती। तो अल्टीमेटली ये बात है कि आप अपने जहन में इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करते हैं और रिट्रीवल कितना एफिशिएंट है उसका, और कितना मीनिंगफुल है, और कितना वेट है उसका, वेटलेस होना चाहिए उसको। तो इसलिए मैंने तो यूनिफाइड मॉडल से मुझे तो मैथ ऐसे नज़र आना शुरू हो गया। अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं है, जब मैं अरबिक पढ़ा था तो नाहव के अंदर भी, जब मैंने अरबी ग्रामर जो होती है उसको भी मैं जब देखता था ना, तो एक टाइम पे मुझे वो इतनी ज़्यादा सुकड़ गई थी कि मुझे लगा ये तो कुछ है ही नहीं। तो मैं एक सिटिंग में, जैसे दिल करे मैं सुबह शुरू करूँ और शाम तक मैं तुम्हें सारी नाहव पढ़ा दूँ सीक्वेंस के साथ। मतलब कि क्योंकि जैसे ही मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँगा ना, मतलब मैं तुम्हें कहता हूँ मैं काउंटिंग करने आया हूँ मैथ में, अब मैं तुम्हें एक मसला बताऊँगा कि यार ये भी काउंट कर दोगे, तुम एकदम से कहोगे यार ये तो काउंट नहीं होगा मुझसे, क्योंकि जैसे मैंने कहा फ्रैक्शन काउंट कैसे करोगे। बिल्कुल। तो तुम्हें एक मसला है ना जेन्युइन जगह ही, तो वहाँ पे एक तुमसे ही कहूँगा यार काउंट ऐसे करते हैं तो क्या करें, डिनोमिनेशन छोटी कर लेते हैं, एक जितनी छोटी। तो वहाँ से वो उसकी अक्ल दिखाई, तो अब वो उसमें साथ जुड़ गई। तो अब वो बार बार ऐड कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि उसी काउंटिंग की इक्वेशन में मुझे समझ में आई कि ये डिनोमिनेशन और मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेशन, ठीक है, इसी तरह इसको मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लिकेटिव और मल्टीपल और कोशेंट और या डिवाइज़र और रिमाइंडर, यानी इस तरह की टर्म्स, प्रोडक्ट, फैक्टर, ये सारे लफ्ज़ मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मौक़ों पे अपने ज़ौक़ के मुताबिक यूज़ किए हुए हैं। अंडरलाइंग फिनोमिना वही है। अब कोई बंदा उसको फैक्टर रटा मार के बैठा हुआ है, कोई उसको डिनोमिनेटर रटा मार के बैठा हुआ है। तो जब एक ही चीज़ है तो वो मेन चीज़ पढ़ाओ और उसकी शक्लें बता दो कि ये भी हो सकता है कभी। वो इतना बोझ नहीं लगता कि अच्छा ये चीज़ है, इसका नाम ये भी है, इसका नाम ये भी है, इसका नाम ये भी है। यानी मैं कहूँ मोहम्मद है, मोहम्मद का नाम मोहम्मद भी है, इसको मोहम्मद को बुड्ढा भी कहते हैं और मोहम्मद को बिन असलम भी कहते हैं। तो अगर मुझे कोई मोहम्मद कोई और बंदा है, बिन असलम कोई और बंदा है, ठीक है, और वो कोई और बंदा है, तो मैं कहूँ जी मोहम्मद आ रहा है, बिन असलम, एक बंदा के मोहम्मद आ रहा है, दूसरा के बिन असलम आ रहा है, तीसरा कहता है मैं 3 कप चाय के ऑर्डर कर दूंगा, 2 कप ज़ाया हो जाएंगे मेरे, क्योंकि मुझे मुसीबत पड़ी है कि तीनों पी लूँगा। तीनों पी लोगे तुम, मैं पिलाता हूँ तुम्हें। लेकिन आप समझ रहे हैं ना, तो इसलिए कंपार्टमेंटलाइज नहीं, इतना सा करके रखें और वो हो सकता है आई थिंक हर सब्जेक्ट। और ये बात आपने कई दफ़ा सुनी होगी कि पहले ज़मानों में सब चीज़ें फ़िलासफ़ी के अंदर आती थी, वो कुछ भाई होता था तो आती थी ना, वो डिटेल्स की वजह से हम खो जाते हैं डिटेल्स में। तो ये हर वक्त हमारा काम है कि हम उसको बार बार प्री प्रोसेस कर के उसकी फैलाव को फिर सुखेड़ने की कोशिश करते रहें, ताकि वो चीज़ अपनी डेंस फॉर्म में हमें हमेशा हमारे एक्सेस में रहे। बेहतरीन है, बेहतरीन। अच्छा, अब मुझे लग ये रहा है कि इस तरह का, इस तरीके से किसी भी बच्चे को अगर पढ़ाया जाए तो उसको पूरी बात अच्छे लेवल पर ना समझ आ जाएगी और आगे भी बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन क्लासेस में और एक जो बाकायदा बार बार फीडबैक महसूस हुआ ना मुझे कि कुछ बच्चे जो क्लास में नहीं आते, तो उनका यही होता था कि हमारे ना एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इस वजह से हम एक हफ़्ता नहीं आते। कोई और बच्चा है उसके भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मिड टर्म्स चल रहे हैं या कुछ चल रहे हैं। तो ये स्कूल्स ने जिस तरह एग्ज़ाम्स वाला ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, ये मुझे तो ऐसे मालूम होता है कि ये मतलब बाकायदा पूरा एक मतलब बहुत बड़ा एक और मज़बूत सिस्टम है, जो ये सिस्टम इन इटसेल्फ ही लर्निंग को ना अंदर नहीं आने देता किसी और किस्म की। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा यहाँ पर मैथ पढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि उसने पेपर देना मैथ का, तो वो कहेगा नहीं नहीं यार यहाँ पे नहीं पढ़ना, वो पेपर देना है। तो हाउ वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस पार्ट? ये बिल्कुल सही बात है। ये मेरी मेजर रियलाइजेशन जो रिसेंट 4-5 महीने में हुई है वो यही है।
मुझे ये मैंने बात बहुत दफ़ा सुनी थी कि स्कूल्स का ये मसला, स्कूल ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ स्कूल्स कुछ करके बेड़ा गर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो एग्जिस्ट करके बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मतलब और फिर मुझे लगता है कि मतलब वो कुछ गलत सही भी कर रहे हैं ना, अगर मिसाल है सही तो चलो नहीं कर रहे वो, लेकिन इस वक्त उनकी एग्जिस्टेंस बच्चों की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अगर बच्चा अगर स्कूल जा रहा है ना तो समझो कि वो मजबूर हो गया। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स जितने भी हैं इदारे, चाहे वो किसी भी तबके से, यानी कि दीनी तालीम भी मैं कहूँगा, वो इतना मसरूफ़ रखते हैं, आपको समझ नहीं आती गलती कहाँ हो रही है। मैं मदरसे में पढ़ा हूँ, 7 बजे सुबह उठ के रात 8 बजे तक क्लास से ही क्लासें, मतलब पता नहीं हिलने का टाइम नहीं है। बस थोड़ी देर आप इस्लामिक स्कूल्स मैंने सुना है वहाँ पे बच्चों को फजर से पहले उठा के और शाम तक उनके स्पोर्ट्स भी करा रहे हैं। और सुंदर स्कूल वो भी सुबह से शाम तक हिलने नहीं देते। तो मुझे समझ नहीं आती कि इतना काम जब होता है और फिर भी चीज़ें रह जाए तो क्या कहाँ गलती हो रही है। तो अभी ये जो बात आपने की है कि मतलब उसने पेपर देने हैं तो सिर्फ मिस मैच है ना। मैं हो सकता है उसको फ्रैक्शंस पढ़ा रहा हूँ और वो पेपर में उसके सवाल आना है एस्टिमेशन से या ज्योमेट्री से आना है, तो वो उसको परेशानी है कि मैं ज्योमेट्री। लेकिन स्कूल्स कभी भी सुनने को तैयार ही नहीं होंगे ये बात कि बच्चा सीख रहा है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वहाँ पे कि यार हमने एक बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो एवरीवन इज़ अ स्टेक होल्डर। पेरेंट्स ने कुछ और चूज़ किया है, पेरेंट्स को कुछ और नज़र आई है रिसोर्स। मैं नहीं, मतलब कोई यूट्यूब पे वो वीडियो नज़र आई है, पेरेंट्स के उसके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि खान अकेडमी बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है, वहाँ पे बच्चा है तो मेरा बच्चा उसको बड़े शौक से देखता है, तो आप हमें 4 दिन की छुट्टी दे दें मैथ की क्लास की, या उसको थोड़ी सहूलत देते हैं, अगर 2-4 दिन होमवर्क ना करें उससे टॉपिक सीख ले, तो अलाउड ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता, एक्सप्लोरेशन वाला कोई मजाक नहीं है। तो इसी तरह से ये बात कि स्कूल्स जो है वो यानी दिन रात एक करके 6-7 ग्रेड के अंदर भी जाके ना हमें ये नज़र आ रहा है कि इतना काम कि बच्चे के पास कुछ करने का टाइम नहीं है। पहले मुझे ये लगता था कि हमने आके बस उनको जो चीज़ मिसिंग है वो दिखानी है कि हमारे पास है, तो वो पेरेंट्स कहेंगे कि यार बहुत अच्छा हो गया सब कुछ, के जो मसला है वो हल हो गया। फिर किसी ने फाइनली डिसीजन लिया है कि वो आके ये मसला हल कर दे हमारा। तो अब मुझे लगता है कि वो मसला हमने बड़ी मेहनत से हल किया है और लोगों को लगता है कि वाकई हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और सब कुछ है, लेकिन वो हमें कह रहे हैं कि हमारे बच्चे का इम्तिहान आ गया ना तो वो 2 हफ्ते तो नहीं आ सकता, फिर उसके बाद वो फलां चीज़ हो गई तो वो फिर बड़ा मुश्किल, होमवर्क बहुत मिल रहा है आजकल स्कूल से तो वो भी नहीं कर सकता, तो क्या करें। वो हमसे डिस्कस करें कि स्कूल का क्या करें, तो मुझे भी समझ नहीं लग रही क्या करें। जब ये ऐसे क्लैश होता है ना एक हेड ऑन किस्म का, कि आपको लग रहा है कि क्रिटिकल पाथ पे स्कूल आई जा रहा है, तो मैं स्कूल के वैसे जनरली ख़िलाफ़ नहीं हूँ इस सेंस में कि मैं ये नहीं ज़ीरो नहीं कहना चाहता, आई डोंट वांट टू मल्टीप्लाई स्कूल्स विद ज़ीरो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरा काम करने से तो मुझे मत रोकें, ठीक है। और जो काम मैं ये समझ के कर रहा हूँ कि वाकई जो सबकी आवाज़ सबके मुंह पे है कि जो चीज़ें स्कूल्स के थ्रू नहीं पैदा हो रही, तो हमारे सिस्टम में एक ऐसा रूम होना चाहिए, इतना मार्जिन, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई वो गैप फिल करना चाहे तो वो भी इनकॉर्पोरेट हो सके। इतना टाइटली डिज़ाइन सिस्टम जो है ना हमें फेल कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो उसके लिए वही बात है कि फिर हमें स्कूल से ब्रेक लेनी पड़ेगी, गैप ईयर, ब्रेक ईयर, और उसके अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें इंस्टिल करके फिर बेशक स्कूल के हवाले करते हैं दोबारा। उससे स्कूल्स को भी फ़ायदा होगा क्योंकि स्कूल्स जो है ना अच्छा टैलेंट उनको मिलेगा, तो उनको ज़बरदस्ती क्वालिटी ऑफ टीचर अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब स्टूडेंट तेज़ होते हैं तो टीचर फिर नहीं चल सकते, और नेचुरली फिर वो हर चीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। तो इसलिए ये अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि स्कूल्स के अंदर फंसा हुआ बच्चा कैसे कोई अपनी ज़िंदगी के लिए अपने फ़ैसले खुद करने के काबिल हो और उसकी ट्रेनिंग हो, मुझे तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल, मुझे भी काइंड ऑफ इसी तरह की फ़ील आ रही है। अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ा। तो स्पॉन्सरशिप्स आखिरी दफ़ा भी हमने डिस्कस किया था कि स्पॉन्सरशिप्स पे क्या अपडेट है। तो मैं इसको थोड़ा-सा ट्रेंड बनाना चाह रहा हूँ कि हर वीडियो के अंदर ना थोड़ी-सी स्पॉन्सरशिप के ऊपर भी बात हो जाए, ताकि और लोग भी इनकरेज हों इसको सपोर्ट करने में। क्योंकि आई बिलीव कि जहाँ और भी सारे एरियाज़ हैं जिसके अंदर बंदा चैरिटी या गिफ्ट या उस तरह का कुछ भी कर सकता है, तो एजुकेशन, किसी को एजुकेट करना, वो एक बहुत यानी बेहतर तरीका है, क्योंकि
वो हमेशा के लिए उसका ना वो तकदीर तो नहीं होता, उसकी सब कुछ बदल गया। बड़ा मेजर यस। तो उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है अभी तक? यार हमारे सामने एटलीस्ट मेरे सामने दो बड़ी एग्जांपल्स हैं जिसमें कि जो मालदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने वो सिस्टम एक चलाया हुआ है। एक तो शौकत खानम है, ठीक है, वो इलाज करता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शौकत खानम की तरह का शायद हो और भी, क्योंकि ज़कात अतियात वाले तो काफ़ी कमर्शियल मैं देखता हूँ आवाज़ें, अनमोल हॉस्पिटल है शायद, या इस तरह के काफ़ी हैं, सुंदस फाउंडेशन आई थिंक, इस तरह के काफ़ी नाम हैं। तो आई थिंक इन जनरल तो ये हॉस्पिटल्स वगैरह, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बहुत प्राइवेट उस तरह से नहीं है, बिजनेस ही कर रहे हो, वो बहुत एहतियात पे चलते हैं। लेकिन शौकत खानम अपेरेंटली कम्स टू योर माइंड व्हेन you think of the go-to place to spend money for healthcare. I think जब किसी ने भी पैसे हेल्थ केयर देने हैं तो दिल पे आता है शौकत खानम को दे दो। आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा क्रेडिबिलिटी बिल्ड की है, बहुत अच्छी सर्विस और हर चीज़ वो सारा कुछ है। और दूसरा मदरसा सिस्टम जो है पूरे पाकिस्तान में, जो मदारिस चलते हैं, वो तो बिल्कुल ही ज़ीरो, उनका मॉडल ही कोई नहीं है पैसे कमाने का। शौकत खानम को तो फिर है कि वो बहुत ज़्यादा चार्ज भी करते हैं, और मैं देख रहा था पीछे कि कोई 12 अरब के करीब उनकी डोनेशन है, तो 12 अरब उनका रेवेन्यू भी है। तो लेकिन मदारिस के अंदर ऐसा तो नहीं है, कोई रेवेन्यू सिस्टम नहीं है उनका। तो वो बहुत ज़्यादा डोनेशन लोग देते हैं मज़हब के उसकी तालीम के लिए। लेकिन जब आप स्कूलिंग की बात करते हैं तो स्कूल्स में ऐसे लगता है जैसे डोनेशन दी जाती है ना, तो वो टीचरों को दी जा रही होती है, स्टूडेंट्स को नहीं दी जा रही होती, क्योंकि मतलब आप उनको पैसे देते हैं तो वो किसी की तनख्वाह निकल आती है, उसमें से स्कूलों की तनख्वाह निकल आती है ना, उनके खर्चे बिल वगैरह जमा करा दें और बच्चे वो लेके बैठ जाते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ये कि टीचरों की सैलरी निकलती है। तो आई थिंक बच्चों की एजुकेशन ये होती है जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं, तो जैसे लम्स के अंदर है या फास्ट में भी होता था कि वो एक आपकी एक क्वालिटी एजुकेशन है और उसकी फ़ीस है, तो वो बच्चा पे करता है उस चीज़ तक एक्सेस करने के लिए। टीचरों की सैलरियाँ आप नहीं देखी होंगी, यूनिवर्सिटी चल रही होगी, प्रोफेसर की सैलरी देते हैं बस साल की, वो फिर उसको लगाई रखेंगे हम उस काम पे। तो स्टूडेंट की फ़ीस होती है क्योंकि क्वालिटी है इसके पीछे। आई थिंक उसकी एक कीमत है जो कि सबको नज़र आती है कि पर स्टूडेंट फ़ीस। और इसी तरह से इलाज में भी होता है, पर डॉक्टर की सैलरी नहीं होती है, दवाइयों के पैसे से डॉक्टर को तो बस वो हर इलाज की फ़ीस होती है, यानी कि हर बंदे की फ़ीस है, हर दफ़ा वो डॉक्टर को पैसे चाहिए। तो ये तरीका है क्योंकि वो क्वालिटी है वहाँ पे। तो आई फील कि ये होता है कि हमारे पास भी एक बच्चा फ्री में पढ़ रहे हैं तो वो छुट्टी कर रहा है, तो क्वालिटी उसको मतलब पैसा नहीं आ रहा उसके अंदर, कहीं उसको नज़र नहीं आया, तो फ्री में जो भी चीज़ होगी ना उसको ऐसे ही चलाया जाता है बस। फिर जब आपने कहा ना कि टीचर को 1 लाख रुपये आपने डोनेशन दी, टीचर को 1 लाख पर रख लिया, अब उस 1 लाख रुपये में आप जो है ना 20-25 को पकड़ा दिया, वो पढ़ा रहा है, उसको 1 लाख मिल जाना है महीने, तो वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं पैदा होगी कभी। उसमें एक माइंड सेट ये नहीं होता कि मैं ग्रो करूँ, मैं कुछ करूँ, मुझे 1 लाख ही मिलना है, मुझे 10 लाख तो दे नहीं देंगे, तो बस फिर वो ऑटो पायलट पे चलता है। लेकिन जब आपको होता है कि आपने तो एक ये भी पढ़ाना है, वो भी पढ़ाना है, उसको ये ज़रूरत भी पूरी करनी है, उसको टेक्नोलॉजी भी सिखानी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखानी है, उसको एक्सपोजर भी देना है, दुनिया भी समझानी है, माइंड भी उसका तेज़ करना है, तो ये सारा कुछ करना है, उसके लिए उस लेवल की क्वालिटी चाहिए। उस लेवल के फिर पैसे कैसे जनरेट होंगे? वो ऐसे ही होंगे कि लोग जो है ना कंट्रीब्यूट करें उस लेवल की इंजन चलाने के लिए। तो हम लोगों ने ये मेरे ख्याल से ऐसा मुझे मॉडल अभी तक नज़र नहीं आया कि कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसी जगह जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ सके जो अफोर्ड नहीं कर सकता और टॉप क्वालिटी एजुकेशन पे चले। और फिर जब आपने किसी दूसरे पे बोझ डालना होता है ना, तो ज़रा हाथ होला रखना चाहिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं स्कूल खोल लूँ, अब मुझे लैंड चाहिए, ठीक है, तो मुझे 30 करोड़ रुपया चाहिए लैंड खरीदने के लिए, तो वो किसी अमीर की बेचारी की जेब जो है ना वो 30 करोड़ से हल्की होगी, ठीक है, तो करने वाली गल करो, करने वाली गल करो सर। तो मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन सिस्टम इज़ एन अमेजिंग medium to spread the knowledge and to educate kids through donations or funding. तो मुझे बहुत खुशी है कि आई थिंक ये मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है और वी हैव माशाल्लाह सिक्योर्ड almost 20 scholarships. वी जस्ट फाइनलाइजिंग दोज थिंग्स। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाएगा तो किसका दिल नहीं चाहता अच्छे काम पे खर्च करने का।
तो वी हैव ज़ीरो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पॉलिसी के कोई पैसा हमारा बस बच्चे की फ़ीस है वो डायरेक्ट उस बच्चे की आपकी तरफ से अफोर्ड कर रहा है तालीम। बाकी जो हमने ख़र्चे करने हैं वो हम उसमें से करेंगे, ये नहीं कि चलो जी 30% तो हमारे हो गए, ठीक है, जो आपने बच्चों के लिए पैसे नहीं है 30% तो हमारे हो गए, क्योंकि हमारे और भी खर्चे हैं, हमने खर्चे रखे कोई नहीं, जो हैं वो हम जेब से देंगे, वो तो हमारे खर्चे हैं वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कर रहे हैं और ऑनेस्टली इतनी खुशी होती है। मैं अभी रिसेंटली आई जस्ट गॉट मैसेज यस्टरडे के 2 बच्चों का पूरे साल का somebody said कि I want to afford, लेकिन what really touched my heart was कि आखिरी पार्ट उनके मैसेज का ये था कि प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि ये एनोनिमस रहे। अब मैं सोचता हूँ यार ये कैसे कैसे नेक लोग हैं, ये मतलब कौन लोग हैं ये, ठीक है, जब करते हैं और अगर नाम किसी को नहीं बताना तो फिर किसके लिए कर रहे हैं वो, तो ये कैसी बात है। और फिर आप पे जब लोग ट्रस्ट करते हैं तो बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है और बहुत ज़िम्मेदारी फील होती है कि ये पैसे जो हम ले रहे हैं ये क्या मतलब, वैसे अब हमें जो फ़ीस दे रहा है वो अपना ख़ुद से ज़िम्मेदारी उसी की ज़्यादा होती है, वो खुद ही हमारी भी है, लेकिन एक तरह से जो पैसे खर्च कर रहा होता है ना वो बहुत ज़्यादा आपसे पूछ भी सकता है कि यार मेरा बच्चा किधर पहुंचा है। लेकिन जिसका बच्चा नहीं है उसने पैसे आपको ट्रस्ट करके दे दिया अल्लाह के लिए, उसने कहा यार आप पढ़ा देना, ठीक है, बस आपके ज़िम्मे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। वो पैसे आप जो है ना डर लगता है कि उस पैसे से हाथ लगाते हुए डर लगता है कि यार ये पैसे पूरे हो रहे हैं कि नहीं। तो मेरा तो इरादा है इंशाल्लाह कि वो एक्नॉलेजमेंट मैं उस स्पॉन्सर से लूँगा, आर यू सेटिस्फाइड विद माई एफर्ट टू टीच दिस किड फ्रॉम योर मनी। अगर खुदा न खास्ता वो कहते हैं नहीं ये तुमने हक नहीं अदा किया तो आई प्रॉब्ली विल रिटर्न, बिकॉज आई कैन टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इंशाल्लाह ताला आई फील के दिस मॉडल कैन ग्रो टू रीच आउट मैसेस, ठीक है, अंडर प्रिविलेज तो लोग हैं। उसमें हमारा 2 तरह के हम सॉल्यूशंस को करेंगे। एक हमारा सॉल्यूशन है जो कि फ़ीस और एजुकेशन जैसे हमारा चल रहा है सिलसिला। दूसरा फॉर मैसेस, ठीक है ना, हम इंशाल्लाह ताला वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, राइट, वेयर वी विल बी इंशाल्लाह ताला हैंडिंग इट ओवर टू मैसेस ऑफ मैसेस स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, जिनको हम कहेंगे कि आप दिस इज़ 5 महीने या 6 महीने का कोर्स है, दिस इज़ योर ग्रेड 8। आई थिंक गवर्नमेंट की तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि कोई जल्दी पढ़ा दें हमारे बच्चों को। करोड़ों बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं जा रहे, या जाते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। गवर्नमेंट स्कूलों में करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मुझे याद पड़ता है रिसेंटली मुझे किसने बताया था कि जो ये स्कूल्स का चल रहा है ना प्राइवेट करने का, कि स्कूल्स टेकअप कर लेते हैं लोग और फिर उनको गवर्नमेंट पर बच्चा पैसे देती है और उनका काम है बच्चे पढ़ाओ। तो उसमें एक ऑप्शन इस तरह की है कि अगर आप बच्चे को जल्दी पढ़ाएंगे ना, यानी कि 2-3 साल में 5वीं करा देंगे, तो फिर हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे, ऐसे कुछ है। तो मतलब ये गवर्नमेंट चाहती है कि यार जल्दी जल्दी इनको किसी काम पे लगाओ, और बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए, ये गवर्नमेंट की सोच में होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह विल कम अप विद अ सॉल्यूशन जो कि कैन एजुकेट पाकिस्तान, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, एंड इट इज़ ईजियर टू डू इट नाउ देन एवर बिफोर, आई थिंक, बिकॉज ऑफ AI एंड ऑल। तो वी आर वर्किंग ऑन इट इंशाअल्लाह ताला, वेरी पैशनेटली लुकिंग इनटू दिस, और फिर इसको हम हर एक हाथ में बढ़ा देंगे। तो उसकी जो एक्सपेंस है वो बहुत ही कम होगा, इन द सेंस कि वन टाइम है एंड देन यू कैन गिव इट टू अदर पीपल। तो उसमें हम वी कैन गिव फ्री अकाउंट्स टू स्टूडेंट्स, एंड यू कैन ऑल्सो फंड, बट अगर यहाँ 15,000 है तो वहाँ मे बी 2,000 हो, 3,000 हो, मे बी 100 रुपया हो, आई डोंट नो, डिपेंडिंग अपॉन के क्या फ्री में मिल सकता है। सो विल बी इंशाल्लाह वर्किंग, तो वी आर ऑन इट, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी मैसिव। दिस इज़ अनदर ब्रांच, another direction of spreading the education. Perfect. तो I won't mind if we will be labeled as Shaukat Khanum of education. इंशाल्लाह। और कोई अपडेट अगर आप मतलब ज़रूरी समझे? एक वो इस हफ्ते ये हुआ कि आई वेंट टू दिस शौकत खानम का डोनेशंस का वो था एक इवेंट, तो उसमें दोस्त ने बुलाया हुआ था, तो वहाँ पे एक साहब से मुलाकात हुई। तो वो बड़ा अच्छा मुझे लगा कि व्हेन आई एक्सप्लेन टू हिम अबाउट द एंटायर प्रोग्राम दैट आई हैव, ही एनकरेज मी टू सेंड सम सॉर्ट ऑफ राइट अप जिससे वो इनवाइट कर सकें, एंड यू नो ही कैन ऑर्गेनाइज अ मीटअप ऑफ लाइक माइंडेड पेरेंट्स। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो गोइंग देयर, वो हम प्लान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उससे मुझे एक डायरेक्शन मिली है कि यू नो आई नीड टू डू सच मीटअप्स, ठीक है, आई नीड टू इनवाइट पेरेंट्स, गो इनटू द कम्युनिटीज़, so that we can sit down and explain to them what our message is. But it's very important कि लोगों को पता चल जाए कि क्या है,
ये कभी वीडियो देख के 2 मिनट की रील देख के शायद लोगों को इतनी बात समझ नहीं आती, लेकिन इन पर्सन मीटअप, सो आस्क एवरीवन हु इज लिसनिंग कि अगर आप समझते हैं कि यू वांट टू ऑर्गेनाइज अ मीटअप विद ऑफ पेरेंट्स, इनवाइट मी, आई विल कम. अगर लाहौर में है तो इन पर्सन कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वी कैन हैव वेबिनार. लेट मी नो इफ़ यू हैव लाइक 10-15 पेरेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू नो द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन जो हम समझते हैं, तो आई एम हैप्पी टू एक्सप्लेन. आई थिंक दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप दैट वी रियली वांट टू डू, टू रीच आउट टू एग्जैक्टली. लाइक माइंडेड पीपल. नाइस नाइस. अच्छा, तो पिछले हफ्ते का अगर देखा जाए तो उसमें कोई नई इनरोलमेंट्स हुई हैं अभी तक? हाँ, नई इनरोलमेंट पे ये है कि अब हमारा एक और बच्चा इंशाल्लाह ताला उसे स्टार्ट किया था, ट्रायल क्लास ली थी फ्रॉम यूके. अच्छा, और यूके, वो तो टाइम जोन का हाँ, भी. यूके वाला बड़ा मज़ेदार काम है कि मैं इस दफ़ा मुझे बहुत खुशी भी हुई, और क्योंकि वो किसी ने रीच आउट किया इंस्टाग्राम पे कि हम जो है ना क्या कोर्स है आपका, बहुत से सवाल मदर के सवाल आए बहुत ज़्यादा, तो हमने आंसर किए 2-4 सवाल, फिर और सवाल. तो मैंने उनको कहा कि यार आप ट्रायल क्लास ले लो और बस सब समझ आ जाएगा, एक ट्रायल क्लास ले लो, वीकेंड पे आप ले लो क्लास. तो अब वो बच्चा उठा ना सुबह की क्लास, तो यूके में मेरा ख्याल है 5:30 बजे हुए थे. तो मुझे एक मतलब एक साइकोलॉजिकली ना मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा था कि यार मैंने उसको ना 5:30 बजे एक बच्चा उठ के बिठा दिया आपने मैच पढ़ने के लिए वो भी इंग्लैंड से, और वो भी एक पाकिस्तान से मौलवी साहब के सामने आपने बिठा दिया. तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ाया जैसे भी पढ़ाया था, बीच में मुझे 1-2 जगह शायद उसको थोड़ी हंसी आई, तो मैंने कहा शायद बच्चा बैठा हुआ है, ऊँग नहीं रहा, चलो खुशी है. और आई थिंक उसकी मदर साथ बैठी हुई थी, तो मतलब नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आई कुड फील कि वो ही इज़ टॉकिंग टू हिज मदर. म्यूट करके कभी बीच में उसने आंसर भी किए. पहला दिन तो गुजर गया, अब दूसरा दिन मैं कहा पता नहीं आता है कि नहीं भाई फिर दोबारा हुई संडे, तो और शुरू में वो नहीं आया, तो मैंने कहा वो सीख हो गया, समझ लगी कोई बात नहीं, मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि जैसे आप 5:30 बजे से 5:30 उठेंगे, वो ठीक है, वो खुश हो गया, अगर वो तराज ना करे वो इतना ही बहुत है. यही कहेंगे कि हमारा बच्चा ही नहीं पढ़ सकता जो भी है. तो अगली क्लास में वो 15-20 मिनट आ गया, तो मैं परेशान हुआ कि भाई किधर. फिर अगले दिन भी पढ़ाई हो गई, और अब उन्होंने बताया कि जी दे आर इंटरेस्टेड इन एनरोलिंग. आई डोंट अंडरस्टैंड कि यूके का बच्चा जो यूके के स्कूल में जाता है वो यूके का मैथ पढ़ रहा भाई, तो उसको मैंने 2 दिन में क्या पढ़ाया मुझे नहीं पता. लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि, और 2 हो गए अब यूके से, और शुक्र है उसी क्लास में वो दूसरा भी है. मैंने कहा तो अकेला नहीं है भाई, ये भी उठता है. तो मैं ख्याल है मुसलमान बच्चे हैं, फजर पढ़ते हैं उसके बाद बैठ जाते हैं, शायद यही इसीलिए उठ रहे हैं, वरना बहुत मुश्किल है. तो हमारा पैगाम माशाल्लाह यूके में फैल रहा है. दैट्स वेरी गुड. माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा, आज जो एक और पॉडकास्ट हो रही थी आपकी किसी और के साथ, तो उसमें आपने फिर उनको एक प्रोफेशनल्स वाला जो हमारा एक आइडिया है उसके ऊपर आपने उनको इनवाइट किया, तो उसका थोड़ा सा बाकियों को भी बताएं. मैं आपको बताता हूँ कि जनरली मुझे अपने आइडिया शेयर करने में कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो सबके लिए होते हैं, लेकिन ये वाला जो आइडिया मुझे बताते हुए थोड़ा सा लगता है कि यार ये लीक ना हो जाए लेकिन कोई बात नहीं, इसे लीक क्या हो जाए, बस ठीक है, सबके लिए है यार. वो ये है कि वी वांट टू डू प्रोग्राम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल्स एज टीचर्स, और पेरेंट्स एज टीचर्स तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन प्रोफेशनल्स एज टीचर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है जो चैनलाइज नहीं होता आगे. There is no platform that can channelize the knowledge that individual professionals gain in their 2 decades of career. There is no way. They don't write books. They don't become motivational speakers. They don't have any big, Instagram or TikTok account where they are posting, thought leadership wali cheezein. They just have that knowledge, and there's no way for them to teach. एंड दे डोंट हैव, मे भी उनके अपने बच्चों को पढ़ाने का भी उनको टाइम नहीं मिलता, कि उनको फॉर्मलाइज जब तक उनके लिए नहीं होगा कि आपने ये करना है और एक इनिशिएटिव के तौर पे, तो तभी होता है, वरना चलते फिरते वो कहेंगे अच्छा बस ऐसे ही करना है मैंने. पर उनको वो बहुत उससे ज़्यादा आता है. इसके लिए आपको 3 चीज़ें मैं आपको लिंक करता हूँ कि 3 इंस्टेंस जहाँ से मुझे ये चीज़ क्लिक करती है. नंबर 1, मैं सऊदी अरब में था, तो वहाँ पे एक इवेंट पे मैं गया था, तो किसी ने मुझे पिक एंड ड्रॉप दिया. तो वो उस बंदे से मैंने पूछा, तो उसने कहा कि मैं यहाँ पता नहीं कौन सी सप्लाई चेन या किस फील्ड में वो पता नहीं कितने साल से था. तो मैंने उससे कहा कि यार तुम यहाँ पे किस तरह इस प्रोफेशन में गया. तो उसने मुझे बताया, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, पता नहीं, फिर मैं सऊदी अरब आ गया, फिर मैंने ये किया. वो करते करते अच्छा खासा उसका पहले 5 साल तो मैन्यूवरिंग चलती थी, उसके बाद उसने फिर आगे 8-10 साल लगा के तो एक जगह पहुँचा हुआ था. अब आप देखो कि जो मैट्रिक का बच्चा है उसको आप जो है ना अगर वहाँ तक लेके जाओ
उसको कहोगे यहाँ से खड़े होकर तुम कैन यू थिंक ऑफ एनी पैथ दैट विल मेक यू एंड अप इन दिस सिचुएशन, वो नहीं सोच सकता। लेकिन बैकवर्ड उससे पूछो तो वो यूं करके जोड़ देगा मैट्रिक्स से। तो अगर हम जो है ना इन लोगों का एक्सपीरियंस, इनकी जर्नी का पाथ कि यहाँ से ये भी होता है, फिर वहाँ से वो किया और वहाँ से वो किया और वो किया, और कई चीज़ें ऐसे लोगों की पास फेल हुई होती हैं, तो फेलियर पैथ भी उनको समझ आ जाएंगे और वो फेलियर की रीज़न भी समझ आ जाएगी। इसमें कुछ नहीं आपने करना, सिर्फ उनकी जर्नी समझानी है उनको। मैंने मैट्रिक किया तो क्या किया। अभी भी हम जब पॉडकास्ट करते हैं तो सारा यही होता है, आपने क्या किया। एक पीछे अमेज़ॉन वाली की थी पंजाबी में जो पॉडकास्ट की थी, उसमें चूनिया से उठ के वो अमेज़ॉन में बैठा हुआ है यूके में, कैसे भाई। तो इस तरह की अगर एक स्टोरी सुनते हैं हम तो लगता है कोई सेलिब्रिटी स्टोरी है, लेकिन इस तरह की हर बंदे की स्टोरी जो वहाँ बैठा हुआ है उसकी यही स्टोरी है, तो कोई 2500 स्टोरियाँ क्यों नहीं सामने आती। तो यहाँ से मुझे लगा कि यार आई नीड टू कनेक्ट दैम विद द यूथ विद दैम। दूसरी वाक़या ये है, हम जब RIT स्क्वायर में काम कर रहे थे तो हमारे सामने एक चीज़ आई थी कि यार हम, आई थिंक यू ऑल्सो वर्क इन दैट, इंटरव्यूज़ किए थे हमने, स्टार्ट में आप ही थे। हाँ बिल्कुल। तो उस वक्त हमने क्या किया था कि हमने सोचा कि कंटेंट बनाना है और कंटेंट किस तरह से बना सकते हैं, तो हमने लोगों को रीच आउट करना शुरू किया। तो हमारी जो वो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये था कि आपके पास जो नॉलेज है वो ई-कॉमर्स का, वो बहुत ज़बरदस्त होगा क्योंकि आपकी ये क्रेडेंशियल्स, लेकिन आपने कभी बैठ के उसको लिखना नहीं है। आपने अपना काम करी जाना है, रोज़ फैसले करके जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी को उस नॉलेज का फ़ायदा पहुंचाना है, लेकिन वो नॉलेज सबके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप थोड़ा सा उसको हमसे शेयर कर लें। तो मैं हैरान हुआ कि जब आपने ये पिच किया तो इतने लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। हर बंदा चाहता है कि वो उसको मौका मिले और वो बात करे। हर कोई अपनी पॉडकास्ट नहीं शुरू कर सकता, हर कोई अपनी प्लेटफॉर्म नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो उससे मुझे लगा कि यार प्रोफेशनल्स जो जॉब कर रहे हैं ना वो गोल्ड ऑफर कर सकते हैं स्कूल गोइंग किड्स को, खास तौर पे मिडिल जो स्कूल है और 9th 10th भी उस पर आप थोड़े बड़े बच्चे ज़्यादा अच्छा उसमें समझेंगे, इवन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी, ताकि वो यूनिवर्सिटी चूज़ करनी होती है, वहाँ बड़ा मेजर करियर होता है, करियर मूव होती है यूनिवर्सिटी वाली। और तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत इसके लिए पीछे एक और चलती है, तो मैं जब SMS ऑल कर रहा था तो हम लोगों ने मैसेंजर बनाया था एक, और वो व्हाट्सएप की तरह का एक वर्जन था, कॉपी उसकी बनाने की कोशिश करते, लोकल कॉपी। उस ज़माने में व्हाट्सएप की कॉपियाँ बनती थी, लोकल व्हाट्सएप, लोकल ये तो, और विनर्स होते थे बिफोर व्हाट्सएप बिकेम अ ग्लोबल विनर काइंड ऑफ, चाइना को छोड़ के, चाइना में वीचैट, बट हर एक मुल्क का अपना, जैसे कनाडा का अपना था, कोरिया का अपना था, जापान का अपना मैसेंजर था, तो हमने कहा पाकिस्तान का, इंडिया का अपना था एक, तो SMS प्लेटफॉर्म था वो, आई थिंक SMS गपशप उसका नाम था। तो हमने भी सोचा कि हम बनाए, तो वो हमसे इतना अच्छा बना नहीं। कुछ अर्से के बाद ना अब मैसेजिंग इतना सोची हुई थी कि मुझे समझ में आया कि जनरल पर्पस मैसेजिंग तो बहुत हो गई, तो इसको हमें लेके जाना चाहिए किसी स्पेसिफिक मैसेजिंग में, होना मैसेजिंग चाहिए लेकिन पर्टिकुलर। तो हमने एक जो कोरा वेबसाइट है क्वेश्चन आंसर, हमने उस तरह का एक प्लेटफॉर्म सोचा, उसका नाम रखा टेल मी। अच्छा। टेल मी, और उसके पीछे ये था कि रियल टाइम एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करना। सो इफ़ आई हैव नॉलेज ऑफ मे बी DHA और समथिंग, तो somebody is visiting and they want to ask a particular question, तो रियल टाइम पे वो रीच आउट करे to all the people who have subscribed या who have opted for help, और उसको जैसे स्टैक ओवरफ्लो होता है उसमें टेक के क्वेश्चन है, तो या रेडिट है उसमें, तो उसमें वो रियल टाइम था कि अभी मैसेज आएगा मुझे, मैं से मैसेज खोलूँ तो मुझे 10 मैसेज आए हों और मैं देखूँ क्या पूछ रहा है भाई, तो मैं उसका जवाब दूँ और वो चले। और इंटरेस्टिंगली वो बहुत ज़्यादा हम लॉन्च नहीं कर सके लेकिन वो आइडिया इतना अच्छा था कि उसको सिलिकॉन वैली जब मैं गया था 2014 में, तो मेरे कुछ कनेक्शंस बने थे, तो मैंने एक इन्वेस्टर था बहुत ज़बरदस्त ट्विटर का, इनिशियल इन्वेस्टर था, उसको मैंने ईमेल की कोई 2 साल के बाद मिलने के, और मैंने उसको ये पूरा आइडिया भेजा, तो उसने कहा कि वी आर हैप्पी टू फंड, लेकिन तुम US आ जाओ। बड़ी बात, उसने रिप्लाई भी किया और आइडिया भी समझ गया। तो कहने का मतलब US तो ना करे लिए गला से, लेकिन ये है कि वो आइडिया अच्छा था। और फिर उसको जब हमने टेस्ट रन किया था ना, तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से ना, सबसे ज़्यादा जो अपील कर रहा था ना वो एजुकेशन स्टूडेंट्स पे चला गया, यानी स्टूडेंट सवाल पूछे शुरू हो गए कि यार इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है। उस वक्त तो हमें लगा इस तरफ ये टिल्ट हो रहा है, तो वो नॉलेज शेयरिंग का जो एक वो है ना प्लेटफॉर्म, और मैं उस वक्त सोचता था कि आप एक्सपर्ट बनो और एक्सपर्ट बन के ना अपनी छोटी छोटी वीडियोस आप कर दो। ऑनेस्टली दैट वाज लाइक टिकटॉक, लाइक आई वाज थिंकिंग के यूट्यूब पे इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस होती हैं, तो आप अपनी छोटी छोटी वीडियोस बना के ना एक सवाल का जवाब 1 मिनट की FAQ, तो FAQs हो, और
इंटेलिजेंटली जब आप सवाल पूछो तो वो उसको मिले. एंड देन आई वाज थिंकिंग ऑफ लाइक उसको आप मोनेटाइज भी कर सकते हो कि द मोर योर कंटेंट इज बिकम helping other people, then people they have to pay. So there is an element of freemium, like free help, and then there is a proprietary answer that you have recorded कि जो पैसे देगा उसको ये आंसर दे दो. तो अभी तक ये उस तरह किसी ने नहीं किया. But my point is कि I've been thinking about this thing to connect people of higher knowledge with the lower knowledge based upon interest and based upon so that this channel flow करे. और जब मैं मेंटरशिप की बात करता हूँ कि मेंटरशिप का भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सो दैट बाद में वही बंदा उसको मेंटोर, there may be a fee attached to it कि I will give 1 hour out of my passion because I want to help next generation, but they need to, for them to be serious enough, they need to pay me 5,000 rupees per month, and 25 multiplied by 5 whatever, or maybe 50,000 premium मेरी elite मेरा वो पैकेज है जिसके अंदर I help people who can afford 50,000 rupees a month. ठीक है, तो 4 स्टूडेंट्स को मैं लूँगा, 2-2.5 लाख रुपया मुझे मिलेगा और वो मेरे टाइम का बनता है, लेकिन मैं उसमें लोगों को उनको हाथ पकड़ के जैसे उनके मसलों पर डिसीजन मेकिंग उन्हें सिखाऊंगा, अपनी फील्ड का और तारीफ कराऊंगा. इट्स अ 1 year प्रोग्राम. थिंग्स कैन बी एक्सपेरिमेंटेड. तो वो हमारे जहन में, मेरे जहन में पूरा एक खाका है. सो उसमें प्रोफेशनल्स एज टीचर, तो उसके लिए इंशाल्लाह हम समर्स के अंदर अगले साल वी विल हैव सम ऑफरिंग्स एंड इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी के किस तरह के एक्सपर्ट्स जो है ना वो पढ़ा सकते हैं इंशाल्लाह. तो इसी तरह से हमारा एक और प्रोग्राम जो मैंने प्लान किया हुआ, इंशाल्लाह वक्त के साथ उसको भी हम प्रॉपर लॉन्च करेंगे. वो ये है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो मज़हब पढ़ना चाहता है, ठीक है, मज़हब को सीखना चाहता है, फड्डेबाजी के लिए नहीं, अल्लाह से कनेक्ट होने के लिए. और वो तबका है जो स्कूल पढ़ा, यूनिवर्सिटी पढ़ी, शुरू में इस तरफ नहीं गया ना, वो इस लाइन पे चला, और उसके बाद उसने कुरान भी सही तरह तर्जमे से नहीं पढ़ा, और फिर वो करियर में लग गया, जॉब की, मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंच गया. अब इवेंचुअली ना ऐसे लोग जो होते हैं ना 30s, लेट 30s, 40s में ना, अब इनके अंदर ना थोड़ा सा टाइम इनको मिलना शुरू होता है, बिकॉज सीनियर होते हैं. तो अब ये कुछ लोग पियानो सीखते हैं, कुछ लोग बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ जिम जाते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ वेले बैठे हैं, कुछ नेटफ्लिक्स देखते हैं, कुछ और होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मज़हब पढ़ना चाहते हैं. तो वो जो मज़हब पढ़ना चाहते हैं ना, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता. उन्हें ये रास्ता क्या मिलता है कि ये मदरसे में दाखिला ले लें, 4 साल का प्रोग्राम है, 3 साल का प्रोग्राम है, उसमें लोग आते हैं, फिर उसमें उनको वो अरबी पढ़ाते हैं और वो चीज़ें पढ़ाते हैं. उसका मसला ये है कि वो टाइम मांगता है, और भी जो है ना उसकी होमवर्क नहीं करेंगे, असाइनमेंट नहीं करेंगे, और ब्रेक्स कभी आ जाती है, मसरूफ़ होते हैं, तो कभी कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई और तरह का सिचुएशन होगी, प्रोफेशनल है, तो वो फिर जब गैप आता है तो वो फिर ना टूट जाता है फ्लो. तो मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट ये किया कि मेरे चूँकि 2 ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव CEOs, तो कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि हम क्या करें, कहाँ से शुरू करें. तो मैंने फिर उनको मशवरा दिया कि यार आपको ना 1-on-1 एक आलिम जो मदरसे से पढ़ा है, ऑब्वियसली हर कोई नहीं, लेकिन जो कम अज़ कम 10 साल इसका तजर्बा हो चुका है, मे जुबा बढ़ा के कुछ करके, जिसको लोगों से डील करना आता है, जिसको माशरे का पता है, और उसका नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, उसकी ग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, और उसकी सोच भी ज़रा पॉजिटिव है, तो उसके साथ आप 1-on-1 जुड़ जाओ. दैट्स योर मेंटोर, रिलीजियस मेंटोर, जो आपको कुरान भी पढ़ाएगा, हदीस भी पढ़ाएगा, आपकी ज़िंदगी से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो आपको बताएगा, जो आपके तजस्सुसात है, जो आपके सवालात है, जो आपका इंटरेस्ट है, उस पर बात होगी. जो आपके घर में वरना चाकी हो रही है, आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, आपके अपने ईमानी लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, स्ट्रेस है, कोई भी चीज़ है, या आप कुरान का तर्जुमा पढ़ना चाहते हैं, तो वो आपको 1 घंटा रोज़ाना आपको उसके साथ डेडिकेट कर लो, ठीक है ना, या हफ्ते में 4 दिन कर लो, आप उसको पे करो, वो आपको जो है ना टाइम भी दे रहा है. एक तरह से उनकी भी ग्रोथ इसमें ये होती है कि उन्हें आपके मसाइल पता चलेंगे, राब्ता हो जाएगा ना, और आप उनकी एक तरह से सपोर्ट करोगे, और इस तरीके से वो माशरे में एक अच्छी ज़िंदगी, 4-5 स्टूडेंट्स पकड़ लें तो दे कैन अर्न समथिंग. तो मैं सोच रहा था कि आई वुड लाइक टू बिकम दैट ब्रिज हु कैन कनेक्ट प्रोफेशनल्स विद स्कॉलर्स एंड रिलायबली, होपफुली इंशाल्लाह. तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है जो कि पर्टिकुलरली एल्डर्स के लिए जो रिलीजियस तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए एक ब्रिज की तरह का एक प्लेटफॉर्म भी हम सोचेंगे इंशाल्लाह बनाने का. लेकिन अभी आई एम जस्ट थ्रोइंग दीज थिंग्स आउट सो दैट, क्योंकि ये हमें 10,000 दफ़ा ये बातें करनी है बार बार, क्योंकि कौन सी वीडियो कौन सुने और कब बात हो, तो यू हैव टू रिपीट दीज थिंग्स. सो आई थॉट कि आज सारा कुछ बोल. बिल्कुल.
बेहतरीन है सर। तो आज काफ़ी जामे गुफ्तगू हुई है हमेशा की तरह, तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। काफ़ी मुझे तो लगता है कि बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है इन टर्म्स ऑफ के सारी बातें आ जाती हैं पूरे हफ्ते की, और नए जो सारे आइडियाज़ हैं वो ज़ाया नहीं होते, Yeah. रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल तो आपको मज़ीद भी इसी तरह बुलाते रहेंगे। बहुत जरूर शुक्रिया, इंशाल्लाह। थैंक यू।